किस तरह के पौधे को अपना जैविक जीवन चक्र पूरा करने में 2 साल लगते हैं? विच टाइप ऑफ प्लांट टेक 2 years टू कंप्लीट देयर बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल्स? वार्षिक पौधे होते हैं, द्विवर्षीय पौधे होते हैं, बारहमासी पौधे होते हैं, या विष स्मृति देने वाले? तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनको अपनी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल पूरा करने में कितने साल लगते हैं? 2 साल लगते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। भाई 2 साल लगते हैं तो द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं वो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनिमिनियल। ठीक है, बाइनिमियल प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट 2 साल लगते हैं तो 2 साल में इनके लाइफ साइकिल पूरा, बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल पूरा होता है। तो पहले वर्ष में क्या होता है? पहले वर्ष में भाई देखो इनकी रूट्स आती हैं, यानी कि जड़ों का निर्माण होता है, इनकी लीव्स यानी कि पत्तियों का निर्माण होता है, पहले वर्ष की कहानी है ये। और उसके बाद इसमें स्टेम यानी कि तने का निर्माण होता है। और अगले दूसरे वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में इसमें से फ्लावर आता है, फूल आएगा, इस पे फ्रूट्स आएंगे अगर फलदार वृक्ष है तो ये सारी चीजें होती हैं अगले दूसरे वर्ष में। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं द्विवार्षिक पौधे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सी टेट के लिए, यूपी टेट, रीट, जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है 2021 के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें आज हम लोग ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का मॉक टेस्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिस टेस्ट है ये पेपर 1 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड टेट 2021 के लिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई सेक्शन में ऊपर लिंक आ रहा, जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन 2, पृथ्वी के ध्रुवों पर जल किस रूप में पाया जाता है? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो बात किसकी हो रही है? ध्रुवों की बात हो रही है। ध्रुव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल्स। तो पृथ्वी के पोल्स पर जो है, अर्थ के पोल्स पर वाटर है, किस तरीके से पाया जाएगा? तो वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, इसको बोलते हैं ठोस अवस्था में। क्योंकि पोल्स पर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है और यहाँ पर स्नो जमती है, बर्फ जम जाती है। तो कैसी फॉर्म में होती है बर्फ? ठोस फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन घनत्व नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? भाई एक लेमन की बात की जा रही है कि लेमन को अगर सामान्य जनरल वाटर में डाल देते हैं तो क्या होता है, वो पानी में डूब जाता है, लेकिन जब नमकीन पानी में डालते हैं तो वो तैरता रहता है। तो क्या रीजन है? नमक का पानी सामान्य पानी की तुलना में अधिक भारी होता है, सामान्य पानी नमक के पानी की तुलना में अधिक भारी होता है, नमक के पानी में घनत्व नींबू जाता है, नमक के पानी में नींबू कम हो जाता है। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। सारा रूल किसका है? डेंसिटी का, यानी कि घनत्व का है। जो नमकीन पानी होता है, जितना भी सी वाटर होता है या ओशियन यानी कि समुद्र तल का जो पानी होता है, उसमें क्या होता है? सॉल्ट मिला होता है, लवण होते हैं, नमक होते हैं। नमक होने की वजह से क्या होता है? पानी में घनत्व बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और पानी की डेंसिटी बढ़ गई है तो नींबू की डेंसिटी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए नींबू ऊपर आ जाता है। और अगर बात करें सामान्य पानी में, तो सामान्य पानी में जो है डेंसिटी कम होती है, नींबू की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो नीचे बैठ जाता है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो भाई नमकीन पानी में पानी का घनत्व ज्यादा हो जाता है, नींबू का कम रह जाता है, इसलिए नींबू ऊपर आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी परियोजना गुजरात में स्थित है? ये आपको बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको बाघ परियोजना बोलते हैं, गिर शेर परियोजना, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, या फिर हाथी परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से देख लेना इसको। बहुत कई बार इसको पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशन में। ईवीएस की अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन के पेपर 1 के लिए, उत्तराखंड टेट के लिए भी भाई ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कॉन्टिन्यूसली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ जो है सारी आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। तो राइट आंसर है यहाँ पर गिर शेर परियोजना जो है, किस चीज से रिलेटेड है? ये गुजरात से, यानी कि गुजरात में जो है गिर शेर परियोजना चलाई गई है, शेरों के लिए है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? गिर शेर परियोजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया है कई बार, यूपी टेट, सी टेट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उल्लू है ये, कोआ है, बसंत गौरी है, या फिर मैना है? तो कौन सी ऐसा पक्षी है जो भाई अपना गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, मतलब एक सडन जर्क के साथ में? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये होती है मैना। मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे भी घुमा देती है, आगे भी कर लेती है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, एक सडनली झटके के साथ करती है। तो ये मैना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, डकवीक वाटर हाइड्रिला किस पादप वर्ग के उदाहरण हैं? भाई ये जो नाम दिए गए हैं ये कौन से पादप वर्ग के हैं, ये आपको बताना है। ये जंगली पौधे हैं, खरपतवार है यानी कि घास फूस है, या फिर जलीय पादप है, या फिर घास यानी कि ग्रीन घास है? तो देखिए भाई ये जो जलीय पादप है, इनको हम एक्वेटिक
जलीय पादप बोलते हैं। और इसमें क्या चीज सम्मिलित होती है भाई, ये जल में जो भी वनस्पतियां होती हैं तो वो सारी चीजें इस चीज से इंक्लूड करती हैं, जैसे डकवीड हो गया, हाइड्रिला हो गया। तो ये जल में ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं, जैसे कमल के साथ उसकी पत्तियां होती हैं। तो ये सारे जलीय पादप वर्ग के एक उदाहरण हैं, जिसमें से जैसे तालाबों पर देखते हैं, तालाबों पे आप ऊपर की तरफ ग्रीन ग्रीन लीव्स देखते हैं, तो वो सारे जो है जलीय पादप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बायोडीजल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्लोरोफाइट सी डैश का दूसरा नाम है। बायोडीजल का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है बायोडीजल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। जेट्रोफा है, सॉपनेट है, शैवाल है, या फिर सोयाबीन है। तो देखिए बायोडीजल के लिए जो क्लोरोफाइसी यूज की जाती है उसका दूसरा नाम है शैवाल, जिसको हम बोलते हैं एल्गी। एल्गी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बात क्लियर हुई। देखो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन जो है जेट्रोफा और सॉपनेट, ये क्या है भाई, ये ऐसी, ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट है, इसकी फसल होती है, और इस फसल से जो है रॉ रॉ मटेरियल बोल सकते हैं कि रॉ रॉ फसल है ये, है ना। इनसे क्या करता किया जाता है, इनसे जो है इनके सीड से, इनके बीजों से ऑयल निकाला जाता है। कौन सा ऑयल, बायोडीजल बनाया जाता है। लेकिन शैवाल क्या है, शैवाल जो है क्लोरोफाइटसी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, शैवाल, जिसको हम बोल रहे हैं एल्गी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वो क्वेश्चन नंबर 7। बात क्लियर हुई भाई। नेक्स्ट, ट्यूबवेल से सिंचाई के मामले में भारत किस स्थान पर है, ये आपको बताना है। प्रथम पर है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। ट्यूबवेल से सिंचाई यानी कि इरिगेशन जो की जाती है, इरिगेशन के लिए जो मीडियम यूज किए जाते हैं उनमें से एक क्या है, ट्यूबवेल से, दूसरा रिवर्स के थ्रू भी की जाती है ना। तो ट्यूबवेल्स के थ्रू जो सिंचाई पर जो भारत के जो स्थान है वो है प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से जो है, जितने भी हमारे ट्यूबवेल्स हैं, जो कुएं होते हैं ना, उन ट्यूबवेल से जो है सिंचाई की जाती है भारतवर्ष में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर सिंचाई का, इरिगेशन का जो सोर्स है वो क्या है, कैनाल्स हैं, है ना, और ट्यूबवेल्स हैं। तो ट्यूबवेल्स पर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं, क्योंकि कैनाल ज़रूरी नहीं है हर जगह पहुंचे, हर मौसम में या हर टाइम पर फसल के अनुसार पानी वहाँ पहुंचे, तो इसलिए ट्यूबवेल्स पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। प्रथम स्थान पर रहता है ट्यूबवेल का यूज़। और इसमें क्या होता है भाई, इसमें 100 से 200 mm तक का स्टेनलेस स्टील का पाइप होता है, यानी कि 4.3 से लगभग लगभग 6.9 इंच का क्या होता है, स्टेनलेस पाइप होता है, जो ग्राउंड में अंडरग्राउंड डाला जाता है, वेल्स में डाला जाता है, जिसके थ्रू पानी ऊपर आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन वाज इंस्पायर्ड बाय, जो चिपको आंदोलन, फेमस चिपको आंदोलन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये किसने शुरू किया था, किसने इसको इंस्पायर्ड किया था। ऑप्शन आर हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये कहाँ से रिलेट करता है भैया, उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट से इसकी शुरुआत हुई थी। और उत्तराखंड में भी गढ़वाल, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, भाई उत्तराखंड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कई बार पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम्स में, यहाँ पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ, गढ़वाल से थे, तो उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। और किस चीज के लिए थी ये, ट्रीज को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, यानी कि उनको कटने से रोकने के लिए पेड़ों से जाकर लोग जो है चिपक गए थे, जिससे कि पेड़ों को ना काटें लोग, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट, केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। विटामिन है, ये प्रोटीन्स है, लिपिड है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईवीएस, मार्क कर लेना, बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन है ये। इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वो कैसी है, तो इंसुलिन जो है रासायनिक प्रकृति से है प्रोटीन्स। बात क्लियर हुई। और इंसुलिन का क्या क्या काम होता है भाई, इंसुलिन का काम होता है इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से जनरेट होती है, ठीक है। यानी कि जो पैनक्रियाज है ह्यूमन का, उससे ये इंसुलिन जो है रिलीज होती है। और ये क्या करती है भाई, ये ग्लूकोज कंट्रोल करने का काम करती है। ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसको नियंत्रित करने का, उसको कंट्रोल करने का काम क्या करती है, इंसुलिन। बात क्लियर हुई। यानी कि ब्लड से ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर, ये क्या कहलाते हैं, प्रोटीन्स के फॉर्म में होती है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इन बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, बायोटिक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई ईवीएस में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ध्यान देना। बायोटिक क्या होते हैं,
जिसको बोलते हैं हिंदी में जैविक, और एबायोटिक क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं अजैविक। तो बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जितने भी जिनमें लाइफ होती है ना, जिनमें जीवन होता है, जो जीवित जीव होते हैं वो बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक में क्या आते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें किसमें, ए बायोटिक कंपोनेंट्स में आती है। तो यहाँ पूछा गया है बायोटिक कंपोनेंट में जो प्राइमरी कंज्यूमर, प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं, कार्निवोरस होते हैं जिसको हम बोलते हैं मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वग्राही जिनको बोलते हैं, हर्बीवोरस जो वेजिटेबल्स वाले होते हैं, और डेट्रीवोरस यानी कि जो हर चीज को कंज्यूम कर लेते हैं, फिनिश कर देते हैं, स्कैवेंजर्स जिनको बोला जाता है। तो देखो बायोटिक कंपोनेंट प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हर्बीवोरस। ठीक है, अब हर्बीवोरस के किसको कंज्यूम करते हैं, हर्बीवोरस कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को। और प्लांट्स क्या है भाई, प्लांट जो है प्रोड्यूसर हैं, ध्यान रखना, निर्माता, फूड को जो डेवलप करते हैं वो प्लांट्स करते हैं, और इनको प्लांट्स को कंज्यूम करने का काम कौन करते हैं, हर्बीवोरस, है ना। जो शाकाहारी होते हैं वो किसको, प्लांट्स को खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता का मतलब कंज्यूम करने वाले, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, या पूर्व पश्चिम। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है, बिहार के सापेक्ष में। जो जम्मू कश्मीर है वो किधर है, उत्तर पश्चिम में है, और गोवा जो है वो किधर है, दक्षिण पश्चिम में है। बात क्लियर हुई, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, वेरी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए जो निकटवर्ती राज्य हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, तीनों के तीनों क्या है, निकटवर्ती यानी कि समीप के हैं। बात क्लियर हुई। और ये तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जो एरिया वाइज जो है, इसका जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 130058 किलोमीटर स्क्वायर जो तमिलनाडु का एरिया है। और भारत का 10वां, ध्यान रखना, 10वां सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो है हमारे पास तमिलनाडु, ऑप्शन तमिलनाडु। और इसके आसपास आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, ये नॉर्थ, हाँ बिल्कुल सही है, नॉर्थ उत्तर में जो है आंध्र प्रदेश है। और केरल कहाँ पर है, पश्चिम यानी कि वेस्ट में जो है केरल है। और कर्नाटक जो है उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ये मैंने इनके डायरेक्शन भी बता दिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस पे एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है, आपको ये बताना है कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके समीप में जो है समुद्र तट अरब सागर मौजूद है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये है हमारे पास कर्नाटक, केरल, गुजरात। और इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं उसमें शामिल है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी ऐसा है भाई, लक्षद्वीप और तमिलनाडु। तो ये सारे ऐसे राज्य हैं जिन पे जो है समुद्र तट जो है अरब सागर पर है, जो इनका समुद्र तट है वो अरब सागर से रिलेट करता है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, यहाँ पर 3 ऑप्शन मौजूद हैं ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन थे, कौन से ऐसे लोग थे जो मिर्च को भारत में लेके आए और कहाँ से लेके आए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से या उज्बेकिस्तान से। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये था दक्षिण अमेरिका से। कौन लेके आया था भाई, वास्को डी गामा। कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था, वास्को डी गामा जो है क्या लेके आया था, कहा था, पुर्तगाली था ये। 1948 में, 1948 में पहली बार जो है, और यार 1948 में वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाल का एक ये यात्री था, और ये अपने साथ क्या, मिर्च लेके आया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, कहाँ का रहने वाला था, दक्षिण अमेरिका का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थे इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट 2 पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेशंस है, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर देना, पसंद आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, चैनल में बने रहना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वाज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।